नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी अखबारों में ये हेडलाइंस देखकर कभी हैरानी हुई? महारत्न, नवरत्न, क्या ये किसी फैंटासी मूवी के किरदार हैं? या फिर सरकार ने पीएसयूज के लिए सुपर हीरो टाइटल सिस्टम लॉन्च कर दिया है? पर सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि भारत सरकार का वो सीक्रेट रैंकिंग सिस्टम है जो तय करता है कि कौन सी सरकारी कंपनी बॉस लेवल पर है और कौन अभी न्यूबी लेवल पर। तो आज के इस एपिसोड में हम पूरा एक्सपोज करने वाले हैं कि कैसे एक कंपनी मिनी रत्न से नवरत्न बनकर अपना कॉस्मिक पावर बढ़ाती है। क्यों महारत्न बनने के लिए कंपनी को 25,000 करोड़ के टर्नओवर जैसा हल्क स्मैश करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा डरावना पार्ट कि कैसे सरकार हर साल कंपनियों को एमओयू नामक एग्जाम में घोलती है। आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये रत्न टाइटल्स कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए तक के फैसले लेने की मुक्ति देते हैं, या फिर सोच रहे हैं कि क्या मेरी पसंदीदा पीएसयू अगली महारत्न बनेगी? तो बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग की सारी कंफ्यूजन को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। सबसे पहले समझिए कि यह रत्न दर्जा क्यों जरूरी है। दरअसल भारत सरकार चाहती है कि उसकी कंपनियां तगड़ा प्रदर्शन करें, मुनाफा कमाएं और दुनिया में टक्कर दें। इसके लिए उन्हें ज्यादा आजादी चाहिए, जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट करने की, ज्वाइंट वेंचर बनाने की। लेकिन यह आजादी तभी मिलती है जब कंपनी अपनी काबिलियत साबित कर दे। यही आता है रत्न सिस्टम, और इसकी नींव है मिनी रत्न। Air, water, land, India's development and preparedness have received boosts since independence. किसी भी रत्न बनने का सफर शुरू होता है मिनी रत्न ग्रेड 1 या 2 से बनकर। ये वो कंपनियां हैं जो बेसिक लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इन्हें मिनी रत्न बनने के लिए पिछले 3 साल लगातार मुनाफे में रहना जरूरी है और एक वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक का शुद्ध लाभ कमाया हो। इसकी नेटवर्थ पॉजिटिव हो, कंपनी की कुल संपत्ति उसके कुल कर्ज से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो दिवालिया नहीं होनी चाहिए, और कोई सरकारी गारंटी नहीं, यानी कंपनी को अपने कर्ज के लिए सीधे सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इन्हें मिलती है थोड़ी बहुत आजादी, जैसे 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट में खुद ही इन्वेस्टमेंट करने की। यह है पहला पायदान। वर्तमान में भारत में 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में 49 मिनी रत्न कंपनियां हैं और कैटेगरी 2 में 10 मिनी रत्न कंपनियां हैं। अब मिनी रत्न से नवरत्न बनना कोई आसान नहीं। यहाँ आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन प्रणाली। सोचिए, कंपनी और सरकार के बीच एक सालाना परीक्षा। इस परीक्षा में कंपनी को 6 अलग अलग पैरामीटर्स में नंबर मिलते हैं, जिसमें पहला है नेट प्रॉफिट, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरा है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, चौथा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड छठा है अदर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन। हर पैरामीटर पर मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं। कुल मिलाकर 60% या उससे ज्यादा का स्कोर चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में से कम 3 साल कंपनी को इस MOU परीक्षा में एक्सीलेंट या बहुत अच्छा ग्रेड मिला होना चाहिए, यानी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होता है। सिर्फ एक बार चमकने से काम नहीं चलता। इन सब हर्डल्स को पार करके ही कोई मिनी रत्न कंपनी नवरत्न बन पाती है। नवरत्न बनने पर कंपनी को काफी ज्यादा आजादी मिल जाती है, जैसे 1,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्टमेंट करना। नवरत्न कंपनियों को 1997 में शुरू किया गया। वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनियां हैं। और अब द ग्रेट गैम्बिट, नवरत्न से महारत्न बनना, यह है सबसे ऊंचा दर्जा।
सरकारी कंपनियों का क्राउन ज्वेल। यहाँ सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस ही नहीं, उसका आकार और वित्तीय ताकत भी बेहद जरूरी है। महारत्न बनने के लिए कंपनी को पहले से ही नवरत्न होना जरूरी है। उसके बाद उससे दो बड़े बड़े फाइनेंशियल टारगेट पार करने होते हैं, जिसमें पहला है विशालकाय टर्नओवर। पिछले 3 सालों का औसतन टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला आंकड़ा है। दूसरा है मैसिव प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का औसतन शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। साथ ही कंपनी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए और सेबी के नियमों के मुताबिक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। और साथ ही कंपनी की वर्ल्ड वाइड मजबूत मौजूदगी होनी चाहिए। सोचिए, हर साल औसतन 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार और 5,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। ये कंपनियां वाकई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी 14 दिग्गज महारत्न कंपनियां हैं। इन्हें मिलती है सबसे ज्यादा आजादी यानी 5,000 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट में बिना सरकारी हस्तक्षेप के निवेश करने की। तो सवाल ये है कि ये रत्न टाइटल आखिर देते क्या है? सिर्फ इज्जत? नहीं दोस्तों, ये टाइटल असल पावर देते हैं। रत्न दर्जा जितना ऊंचा, कंपनी को उतनी ही ज्यादा आजादी मिलती है बड़े फैसले लेने में। महारत्न कंपनियां तो बिना सरकारी हस्तक्षेप के करोड़ों अरबों रुपए के निवेश कर सकती है। यह एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह बताता है कि कंपनी वाकई टॉप परफॉर्मर है। इससे कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन करने की होड़ बढ़ती है। सब चाहते हैं कि उन्हें भी यह दर्जा मिले। यह दर्जा कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा विश्वसनीयता और ताकत देता है। तो दोस्तों, ये थी सरकारी कंपनियों की रत्न व्यवस्था। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। एक तरह से ये कंपनियों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन सिस्टम है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट पूरा कर लेना और MOU में अच्छा स्कोर कर लेना ही काफी है? क्या इन कंपनियों को पर्यावरण, इनोवेशन, कस्टमर सर्विस या कर्मचारी कल्याण जैसे पैरामीटर्स पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए? क्या यह रत्न दर्जा वाकई उनकी कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ा पाता है? यह विचार आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में जरूर बताएं आपका क्या ख्याल। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।